मेरे प्यारे दोस्तों, नो पॉलिटिक्स प्लीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम अक्सर न्यूज़पेपर के माध्यम से, डिजिटल मीडिया के माध्यम से ये खबरें सुनते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान, बांग्लादेश या अन्य देशों में जो हिंदू हैं, यानी कि वहां पर जो अल्पसंख्यक समुदाय है, हिंदू, ईसाई, बौद्ध, इनको किस तरह से वहां का बहुसंख्यक समाज प्रताड़ित करता है। सरे बाजार उनकी लड़कियों को उठा ले जाता है, धर्म परिवर्तन करता है, उनके वहां मजदूरी करने पे पैसे नहीं देते हैं, मारते हैं, मंदिर तोड़ देते हैं। क्या क्या जुल्म वहां पर रह रहे हिंदुओं को। और हिंदू कौन? ज्यादातर हिंदू दलित, ओबीसी और एसटी समुदाय के हैं। यानी कि जो एससी, एसटी, ओबीसी जोगेंद्र नाथ मंडल के साथ इस उम्मीद में पाकिस्तान गए थे कि वहां पर उनको सवर्णों से दूर रहकर अपना देश बनाने में मदद मिलेगी और वो वहां अपना शासन चलाएंगे, उन हिंदुओं की हालत आज वहां कितनी बुरी है ये हम सभी जानते हैं। आप याद करिए, पाकिस्तान में जब विभाजन हुआ था तब उस समय 26% हिंदू हुआ करते थे और आज मात्र 1.2% हिंदू पाकिस्तान में रह गए हैं। बांग्लादेश में भी यही हालत है। सन 71 में हालांकि भारत ने बांग्लादेश को आजादी दिलाई, मुक्ति वाहिनी उस समय जो शेख मुजीबुर रहमान का एक सपना था, उसके साथ मिलकर बांग्लादेशियों को पाकिस्तान के अत्याचार से बचाने के लिए जो मुक्ति दिलाई गई थी, एक नए देश का उदय हुआ था। लेकिन इसके बाद से फिर से वहां पर मुस्लिमों ने कट्टरता का चोला पहन लिया है और अब खुलेआम हिंदू अल्पसंख्यकों पर, ईसाई अल्पसंख्यकों पर वो अत्याचार कर रहे हैं। किसी भी पूजा को नहीं होने दे रहे हैं, हर प्रकार की धार्मिक कार्यों में बाधा डालते हैं। कोई भी सुंदर हिंदू लड़की उसको उठा ले जाते हैं, धर्म परिवर्तन करते हैं, घरों में आग लगा देते हैं। तो उनकी इन दयनीय दशा को देखकर, और जरा सोचिए उनकी क्या गलती थी। जब देश का बंटवारा हुआ, हमारे देश के राजनीतिज्ञों ने एक लाइन खींच दी कि इधर हिंदुस्तान उधर पाकिस्तान। तो जो लोग बरसों से वहां रह रहे थे, पीढ़ियों से वहां रह रहे थे, अगर वो यहां नहीं आ पाए, क्योंकि हिंदुओं का पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही देश है, वो है भारत देश, तो उसके नागरिक कहां जाएं, हिंदू कहां जाएं। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा से कहती आ रही थी कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हम सीएए को लागू करेंगे। और इसीलिए केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 की अधिसूचना कल जारी कर दी, जिससे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों को नागरिकता मिलेगी। और वहां पे अल्पसंख्यक कौन है? हिंदू, ईसाई, बौद्ध, यानी कि जो भी गैर मुस्लिम हैं, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई। आपको याद है अफगानिस्तान से एक फोटो आई थी जिसमें कि दो सिख वहां के आखिरी बचे हुए गुरुद्वारे से गुरु ग्रंथ साहब को अपने सिर पर रखकर भारत लेकर आ रहे थे और उनको भी मोदी सरकार ने ही वहां से वापस निकाला था। तो आप समझ सकते हैं कि वहां पर हिंदुओं की और जो अल्पसंख्यक है उनको कितना प्रताड़ित किया जा रहा है। उसको दूर करने के लिए और इन लोगों को, जो प्रताड़ित लोग हैं, इनको अपने मूल देश में वापस लौटने के लिए ये नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 की अधिसूचना कल जारी कर दी गई है। इसके तहत 31 दिसंबर 2014 तक जो लोग भारत आ गए थे, केवल उन्हें ही नागरिकता दी जाएगी। गृह मंत्रालय को लंबी अवधि के वीजा के सबसे ज्यादा आवेदन पाक में मिले हैं, पाकिस्तान से, क्योंकि वहीं पर सबसे ज्यादा परक्यूशन है। अब जो लोग 2014 तक आ चुके हैं वो आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन करेंगे। उसके लिए उनको www.indiancitizenshiponline.nic.in पर आवेदन करना होगा। आवेदकों को यह बताना होगा कि वे भारत कब आए। पासपोर्ट या अन्य दस्तावेज नहीं होने पर भी वे आवेदन कर पाएंगे। लेकिन यह सीए लागू होने से देश में काफी विरोध के भी स्वर उभर रहे हैं। बहुत सारे सेकुलर, लिबरल, वामपंथी और मुस्लिम नेताओं का कहना है
कि सीए के जरिए जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के जो अल्पसंख्यक समुदायों को राहत दिया गया है, लेकिन इसमें से मुस्लिमों को हटा दिया गया है। तो सरकार का कहना है कि मुस्लिम इन देशों में बहुसंख्यक हैं, इसलिए उनको शामिल नहीं किया गया है। और सबसे बड़ा जो इसमें भ्रम फैलाया जा रहा है कि इससे किसी की नागरिकता चली जाएगी, तो ऐसा नहीं है। इसमें जो वहां के अल्पसंख्यक है उनको नागरिकता इस देश में दी जाएगी, इस देश के किसी नागरिक की नागरिकता नहीं जाएगी। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले ये एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। अब इसका बहुत ज्यादा कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं। कुछ का कहना है कि समानता के अधिकार का उल्लंघन है। उनका कहना है शिया और अहमदी जैसे संप्रदाय जो हैं वहां पर पाकिस्तान में उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। तिब्बत, श्रीलंका जैसे देशों में जो दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यक हैं उनके भी बहिष्कार हो रहे हैं, तो उनको क्यों नहीं शामिल किया गया है। लेकिन मुद्दा यह है कि जब यह देश धर्म के आधार पर बटा था और मुस्लिमों को ऑलरेडी 2 देश मिल चुके हैं, तो अब मुस्लिमों को क्यों इस देश में नागरिकता लेने की जरूरत है। और वैसे भी इस देश के जो बहुत सारे बड़े बड़े जो मुस्लिम हैं, ज्ञानी लोग हैं, उनका कहना है कि भारत में मुस्लिमों को जो है सही ढंग से रहने नहीं दिया जा रहा है, इस देश में रहना मुश्किल हो गया है। तो जब उन्हीं का यहां रहना मुश्किल हो गया है, तो वो दूसरे मुस्लिमों को यहां क्यों बुलाना चाहते हैं, क्यों बसाना चाहते हैं। ऑलरेडी भारत में हिंदुओं की हालत हम सभी जानते हैं, और जब भारत में हिंदुओं की यह हालत है, तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में हिंदुओं की क्या हालत होगी। वहां पर ऑलरेडी जो है हिंदू 26% से 1% पे पहुंच चुके हैं। हालांकि हिंदुस्तान में आजादी के वक्त जो मुस्लिमों की जो संख्या थी आज बढ़कर 30% तक पहुंच गई है, उस समय 3% थे। तो यहां तो मुस्लिमों की संख्या बढ़ी है, लेकिन फिर भी मुस्लिमों का कहना है कि इस देश में जो है मुस्लिम सुरक्षित नहीं है। तो जब इस देश में मुस्लिम सुरक्षित नहीं है, तो आप दूसरे देशों के मुस्लिमों को यहां बुलाकर क्यों असुरक्षित करना चाहते हैं। अब ओवैसी साहब हैं, उनको काफी इस पे तकलीफ है। उन्होंने कहा है कि इसका कोई और मकसद नहीं, सिर्फ मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाना है। तो अब सवाल यह है कि इस प्रकार के विरोध होना, चूंकि डेमोक्रेसी है तो ये जायज भी है। केरल के जो सीएम हैं, उन्होंने पिनियारी विजयन, उन्होंने कहा है कि साहब हम इसको लागू नहीं करने देंगे। उन्होंने कहा इसको सांप्रदायिक आधार पर विभाजन पैदा करने वाला कानून करार देते हुए कहा है। अब सवाल यह है कि जब देश का ही विभाजन सांप्रदायिक आधार पर हुआ था, तो इसमें कानून में क्या गलती है। और ऑलरेडी पहले भी जो नागरिकता कानून है वो 5 बार अमेंड हो चुके हैं। तो अब इसमें इतना शोर शराबा करने की जरूरत क्या है। खैर, देश में डेमोक्रेसी के नाम पे कोई कुछ भी विरोध कर सकता है, बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस नागरिकता के तहत किसी भी आवेदनकर्ता को नागरिकता के लिए 6 साल भारत में रहना होगा। हां, नागरिकता लेना बहुत आसान हो गया है। नागरिकता कानून हालांकि पहले लागू हो जाना चाहिए था, लेकिन कोरोना के कारण से, और अगर आपको याद हो शाहीन बाग में जो सीए एनआरसी के विरोध में जो प्रदर्शन हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में भी 200 से अधिक याचिकाएं डाली गई थी। संवैधानिक वैधता पर भी सवाल उठाए गए थे। इसके कारण से इसको लागू करने में दूर हुआ। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस चीज को क्लियर कर दिया है और आज से सीए को जो है लागू कर दिया गया है। अब जो भी लोग, जो प्रताड़ित लोग यहां देश में रह रहे हैं 2014 दिसंबर से पहले, जिन्होंने 6 साल की अवधि यहां गुजारी है, वो इसके तहत जो है आवेदन कर सकते हैं। और अब उनको एटलीस्ट अपने मूल देश में रहने की सुविधा मिल जाएगी। कुछ विरोध पूर्वोत्तर राज्यों की वजह से हो रहा है। उनका यह कहना कि बाहर से आए हुए लोगों को नागरिकता मिलेगी, जिससे कि उनकी पहचान और आजीविका खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ऑलरेडी वहां पर जो म्यांमार और दूसरे देशों से आए हुए जो मुस्लिम शरणार्थी हैं, उन्होंने ऑलरेडी बहुत जगह घेर रखी है। कायदे से तो भारत की सरकार को ये जो हमारे देश में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और जो म्यांमार के लोग हैं, इनको निकालने पर विचार होना चाहिए। लेकिन चलिए, कोई बात नहीं, देर से ही सही, बट कम से कम जो प्रताड़ित लोग हैं उनको नागरिकता देने का एक
पुनीत कार्य शुरू हुआ है, तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो दलित और जो एसटी और ओबीसी जो हिंदू लोग हैं जो कि इन देशों में प्रताड़ित हैं, या सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, जिनका कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों में रहना दुश्वार हो चुका है, उनको हमारा देश जो है खुले दिल से स्वागत करेगा और ऐसे लोगों को हमारे देश की नागरिकता मिलेगी। हालांकि इनकी संख्या बहुत कम है, लेकिन फिर भी इनका विरोध सिर्फ धर्म के आधार पर किया जा रहा है। तो मुझे लगता है सरकार इन बातों पर ध्यान नहीं देगी और इन देशों से आए हुए जो लोग 1947 में विभाजन के समय रह गए थे और अब तक प्रताड़ना झेल रहे थे, उनको सचमुच में न्याय मिलेगा और वो अपने देश वापस लौट पाएंगे। आपकी क्या राय है इस बारे में? हमें भी बताइए। जय हिंद, जय भारत।